हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 4 को। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप सभी लेक्चर्स को वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने आपके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाइए और उन सभी प्रैक्टिस टेस्ट को भी आप जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडे इन अ नॉर्मल ईयर। ठीक है, किसी भी नॉर्मल ईयर में 53 संडे होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी नॉर्मल ईयर में क्या होते हैं, 52 वीक होते हैं और 1 डे एक्स्ट्रा होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे किसी नॉर्मल ईयर में, यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल ईयर में क्या क्या होता है। तो कोई भी नॉर्मल ईयर में हमारे 52 क्या होते हैं, वीक होते हैं, और एक दिन क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा होता है, यानी 52 सप्ताह यानी 52 वीक प्लस 1 डे होता है। ठीक है, तो देखिए 52 वीक में तो 52 संडे आएगा ही आएगा, 52 वीक में 52 संडे आएगा ही आएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा। तो यदि ये हमारा 1 डे जो है, यदि ये हमारा 1 डे क्या हो, हमारा संडे हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 53 डे हो जाएगा, 53 क्या हो जाएगा हमारे पास, संडे हो जाएगा। देखिए 52 वीक में तो 52 संडे आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में एक दिन संडे आएगा। लेकिन यदि हमें 53 रविवार के में कहा जा रहा है, 53 रविवार के बारे में, तो यदि यह एक दिन क्या हो हमारा संडे हो जाए, तो हमारा क्या होगा, आपका 53 रविवार हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा एनी अपॉन क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा। ठीक है, एनी क्या है हमारा 1 है। 1 कैसे होगा, क्योंकि एक संडे आना चाहिए और यही 1 डे क्या होना चाहिए, आपका संडे होना चाहिए। ठीक है, और टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में से एक दिन संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1/7 क्या होगा आपका, 7 हो जाएगा। 1/7 क्या होगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/7, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडे इन अ लीप ईयर। ठीक है, 53 संडे आपके किसी भी लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पे कि किसी भी लीप ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं। तो किसी भी लीप ईयर में हमारा 52 वीक होता है। क्या होता है, 52 वीक होता है, प्लस साथ में क्या होते हैं, 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा। किसी भी लीप ईयर में 52 दिन होते हैं, प्लस क्या होते हैं हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, किसी भी लीप ईयर में हमारे 52 वीक होते हैं, यानी 52 सप्ताह होते हैं, और क्या होते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 53 संडे होने का किसी भी लीप ईयर में वो कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो हमें पता है कि P = होता है एनी अपॉन NS। अब देखिए 52 वीक में तो 52 संडे होगा ही होगा, और यदि इस 2 दिन में एक दिन अगर हमारा संडे पड़ जाए तो हमारा क्या होगा, यदि इस 2 दिन में हमारा एक दिन संडे पड़ जाए तो हमारा 53 संडे हो जाएगा। क्या होगा हमारा, तब 53 संडे हो जाएगा। तो यहाँ पे एनी का वैल्यू क्या होगा, एनी का वैल्यू होगा हमारा इस 2 दिन में से कोई भी एक दिन संडे होने का, यानी 2C1 आप मान सकते हैं। किसी भी 2 दिन में से, किसी भी 2 वस्तु में से एक वस्तु लेने का तरीका क्या होता था, 2C1 होता था, या फिर सिंपल उसको 2 भी आप बोल सकते थे। तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, और नीचे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर 2/7 होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा ये 2 क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम रहता है, और हमेशा इधर उधर कुछ भी लिखे चले आते हैं, किसी में 1/2, किसी में 2/2, 2/7, इस तरह से रट के चले जाते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है, आपको हमने सिखाया है तो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि अ बैग हैज़ 4 white and 5 black balls out of which 3 balls are drawn, then what is the probability that drawn is 1 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। कहा जा रहा है कि एक बैग में 4 क्या है, व्हाइट बॉल है, और 5 क्या है आपके ब्लैक बॉल है। तो कहा जा रहा है आपसे कि आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर ड्रॉन, जिसमें कि क्या करें, हम 3 बॉल ले रहे हैं। ठीक है, क्या करें, 3 बॉल ले रहे हैं। तो आप बताइए NS का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 4 और 5 टोटल कितना बॉल है आपका। ऐसे कुछ हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, लेक्चर नंबर 3 में, तो उससे जाकर आप वहाँ पे देखिएगा और भी अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल बॉल हमारे पास कितना है, 4 वाइट और 5 ब्लैक, यानी टोटल 9 बॉल्स है। और 9 बॉल में से 3 बॉल लेने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका, तो 9C3 होगा। क्या होगा, 9 बॉल में से 3 बॉल लेने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 9C3 होगा। तो 9C3 को क्या करेंगे आप, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, यही होता है। तो ये वैल्यू होगा हमारा। तो यहाँ से इसको हम फर्दर तोड़ेंगे तो वैल्यू कितना होगा हमारा, ये होगा आपका 84 के बराबर। कैलकुलेट करके दिखिएगा तो आपको 84 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 84 आपका हो जाएगा NS का वैल्यू।
तो एनी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एनी का वैल्यू हो जाएगा हमारा, बताइए एनी हमारा क्या होगा बताइए। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो ड्राइंग वाला बॉल होना चाहिए, यानी वो जो 3 बॉल होना चाहिए उसमें से एक हमारा व्हाइट होना चाहिए और 2 क्या होना चाहिए हमारे ब्लैक बॉल होना चाहिए। एक व्हाइट बॉल होना चाहिए और 2 ब्लैक बॉल होने चाहिए। तो एक व्हाइट बॉल, देखिए 4 व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट बॉल लेने का तरीका क्या होगा आपका, तो 4C1 होगा। क्या होगा, 4C1 इंटू एक बॉल का काम खत्म हो गया। अब बच गया 2 बॉल, 3 बॉल हम ड्रॉन कर रहे हैं तो एक बॉल तो हमारा व्हाइट हो गया। अब बच गए 2 बॉल, तो 2 बॉल हमें हमारे क्या होना चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। तो 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक लेने का तरीका क्या होगा, 5C क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा 5C2, तो 4C1 इंटू 5C2। इसको क्या करेंगे, फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 4C1 का वैल्यू क्या होगा, 4 आएगा और 5C2 का वैल्यू आएगा 10। तो कितना होगा वैल्यू आपका 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P का वैल्यू हो जाएगा 40/84। क्या होगा 40/84। तो 40/84 मतलब क्या होगा आपका, ये होगा 10/21 इज द राइट आंसर। ठीक है, 10/21 इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 4। नंबर 4 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा। नंबर 4 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िए। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। ए लेटर इज चूजन फ्रॉम लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक लेटर को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ वॉवेल। तो आपको बताइए कि वो जो निकाला हुआ लेटर जो होगा वो क्या होगा आपका, वॉवेल होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे P वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू होता है हमारा NE/NS होता है, यही होता है। अब देखिए एनी क्या होगा हमारा, यानी जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा, यानी निकाला हुआ जो हमारा लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो आप बताइए कि किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं, तो 5 वॉवेल होते हैं और हम एक लेटर को निकाल रहे हैं तो 5 वॉवेल में से एक वॉवेल को निकालने का तरीका क्या होगा, 5C1 होगा अपॉन NS का वैल्यू क्या होगा। NS हमारा क्या होता है बताइए, NS होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी टोटल आउटकम्स। तो 26 लेटर में से हम एक लेटर को निकाल रहे हैं तो 26 लेटर में से एक लेटर निकालने का तरीका 26C1, यानी 5C1 का वैल्यू 5 होगा और 26C1 का वैल्यू 26 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 5/26, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि किसी घटना को घटने की प्रायिकता 3/10 है तो उस घटना को नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज 3/10, किसी प्रोबेबिलिटी को ऑकर होने का जो कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 3/10 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी इवेंट्स को ऑकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि PE प्लस P डैश, जो PE डैश का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। PE क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, और PE डैश क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है, PE डैश आपसे यही पूछा जा रहा है। ये क्या है हमारा, ये है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस, प्रोबेबिलिटी PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस का क्या होगा आपका, 1 - PE के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 तो हमारा 1 ही है और 1 हमारा क्या है आपका 1 ही है, और PE का वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कितना है, 3/10 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 - 3/10, यानी आपको हो जाएगा 7/10। क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 क्वेश्चन पढ़िए। नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो PE, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया है, PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/NS आ जाएगा, NE/NS आ जाएगा। तो NE क्या है हमारा, NE हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, यानी हमें क्या लाना है, जब हम एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 बार हमारा क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, 2 बार हमारा हेड आना चाहिए। तो देखिए 3 बार हमारा अगर मैक्सिमम टाइम्स कितना बार हेड आ सकता है, तो मैक्सिमम हमारा तीनों सिक्का पे हेड आ सकता है। ठीक है, तो अगर 3 सिक्का को उछाले और उसमें से 2 बार हमारा हेड आना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि 3C2, क्या ले सकते हैं 3C2, कैसे कि 3 बार हमारा कम से कम आ सकता है और 3 बार में से 2 बार हेड आने का प्रायिकता क्या होगी, 3C2 होगा। जैसे 3 वस्तु में से 2 चीज़ लेने का प्रायिकता क्या होता था, सॉरी हमारा जो तरीका क्या होता था, तो 3C2 तरीके से हम उसको लेते थे। उस प्रकार से 3 बार हेड आ सकता था, क्या सकते हैं 3 हेड में से हमारा 2 हेड आने का घटना क्या हो जाएगा, यानी 3 हेड में से 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, तो NE इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3C2। क्या हो जाएगा 3C2 अपॉन हमारा टोटल जो इवेंट है वो कितना है आपका, एक सिक्का को हम क्या कर रहे हैं 3 बार उछाल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो 3C2 का वैल्यू क्या आएगा हमारा, सिंपल 3C2 का वैल्यू 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 3C2 जो होगा वो बराबर होगा 3C1 के, और 3C1 का वैल्यू क्या आता है हमारा 3 के बराबर आता है। ठीक है, ये हमने आपको बाइनोमियल्स थ्योरम जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी हमने आपको अच्छे से बताया है। तो बाइनोमियल्स थ्योरम का लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि आपको छोटे छोटे डाउट जो है वो आपको क्लियर हो जाए। तो 2 का क्यूब का वैल्यू क्या होता है हमारा 8 होता है, तो 3/8 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 में क्या लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं,
किसी भी इवेंट्स का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है वह क्या होता है बताइए। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है किसी इवेंट का, बताइए क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम इवेंट होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होता है हमारा 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। हमने अभी आपको तुरंत बताया कि ऑकरेंस प्लस नॉट ऑकरेंस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है, और यही क्या होता है आपका मैक्सिमम क्या होते हैं आपका प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी किसी भी का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु के होने का चांस क्या हो सकता है, या तो वो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1 से 0 के बीच में ही होगा, 1 से क्या होगा 0 के ही बीच में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है कि द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स कैन बी। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट्स का क्या होगा, तो नॉट होगा, क्या होगा आपका, सॉरी नॉट कह रहे हैं, आपका 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो क्यों 0 होगा, हमने अभी आपको तुरंत कहा है कि या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। तो होगा तो मैक्सिमम क्या होगा आपका 1 होगा, और मिनिमम होगा तो क्या होगा आपका नहीं होने का। तो नहीं होगा तो सिंपल सी बात है 0 होगा, ठीक है। कोई वस्तु अगर आप याद कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर एग्जाम में पास होगा या फिर एग्जाम में फेल होगा, ठीक है। तो एग्जाम में फेल होने का कह सकते हैं कि 0 हो जाएगा, यानी वो फेल हो गया, ठीक है। और पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो चुका है कि एक पास है और एक क्या है आपका फेल है। तो यहाँ पे हमारा अगर फेल का बात करेंगे तो 1/2 या फिर आपका पास का 1/2 इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो ये अलग चीज़ हो गया, ये हमें नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। लेकिन आप सिंपल समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु के होने का प्रोबेबिलिटी अब मैक्सिमम 1 हो सकता है, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम टिकट मार्क फ्रॉम 1 to 25। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर मार्क्ड ऑन द टिकट इज प्राइम। कहा जा रहा है कि एक टिकट क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है कहाँ से, एक टिकट है जिसपे कि नंबर 1 से 25 तक ड्रॉ किया जा रहा है। देखिए बहुत सारे टिकट है जिसपे 1, 2 इस प्रकार से कितना है आपके 25 तक है, क्या है हमारा नंबर जो है वो आपको वो ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि इसी ड्रॉइंग नंबर में से यानी 1 से 25 तक ड्रॉइंग हमारा जो टिकट है इसमें से हम एक टिकट को निकाल रहे हैं। तो बताइए जो टिकट हमने निकाला है उस पर जो नंबर लिखा गया होगा वो क्या होगा आपका प्राइम नंबर होगा, क्या होगा वो आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा एकदम बिल्कुल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एनी अपॉन एन एस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू लिखेंगे हम एनी अपॉन एन एस। यहाँ पे हमारा एनी अपॉन एन एस। तो आप बताइए कि एन एस का वैल्यू क्या होगा। तो 1 से 25 के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक टिकट को निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक टिकट को निकाल रहे हैं। तो हमारा जो एन एस होगा वो तो 25 होगा, हमारा आधा काम खत्म हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, एनी निकालना है। एनी क्या होगा हमारा, तो एनी होगा हमारा जो 1 से 25 के बीच में जो हम टिकट निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारे प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेकर 25 के बीच में जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो 1 से लेकर 25 के बीच में जो प्राइम नंबर होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 25, ठीक है। 1 to 25 के बीच में जो प्राइम नंबर होगा वो क्या क्या होगा बताइए तो एक बार। तो वो होगा हमारा सबसे पहले आएगा 2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, और क्या आ सकता है 7, 11 और आपका 13, फिर 17, फिर क्या आएगा 19, और देन फिर 20 नहीं होगा, फिर क्या आएगा आपका 21 भी नहीं, 22 नहीं, 23 होगा, ठीक है। 24, 25 भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा हमारा टोटल प्राइम नंबर होगा 1 से 25 के बीच में। इसको काउंट करेंगे तो होगा 3, 2, 5 और 5, 4, 9, ठीक है। यानी 9/25 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। समझ रहे हैं कैसे बनाया हमने, सिंपल आपको प्राइम निकालना था और नीचे क्या करना था आपको, टोटल जो हमारे 25 नंबर है वो 25 हमने लिखा, ठीक है। आप इसको 9C1/25C1 भी लिख सकते थे, बात वही होगा। नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। इन सोल्जर्स आर अरेंज इन लाइन। इन सोल्जर्स को क्या किया जा रहा है, इन सिपाहियों को इसी लाइन में अरेंज किया जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पार्टिकुलर सोल्जर्स आर टुगेदर। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि 2 पार्टिकुलर सोल्जर्स जो होंगे वो एक साथ होंगे, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि 2 पार्टिकुलर सोल्जर्स जो होंगे वो आपके एक साथ होंगे, ठीक है। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया था जब हम आपको बाइनोमियल्स थ्योरम पढ़ा रहे थे उस समय, ठीक है। या फिर सॉरी बाइनोमियल थ्योरम में नहीं, शायद हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि बाइनोमियल थ्योरम्स और आपके जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं इन दोनों का यूजेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी इन सोल्जर्स को किसी भी एक लाइन में अरेंज करने का तरीका क्या होगा। हमने कहा था कि अरेंजमेंट में क्या करते हैं, फैक्टोरियल का यूज करते हैं। जैसे कि हमने आपको बोला था कि मान लेते हैं एक हमारे पास कोई लेटर है, जैसे मान लें हमारे पास लेटर है कोई इस तरह से राम है, ठीक है। RAM राम हमारे पास कोई एक लेटर है, सॉरी कोई एक वर्ड है, ठीक है। इस राम वर्ड से अरेंज करके हम कितने सारे आपके अलग अलग वर्ड्स को बना सकते हैं। तो हम क्या करते थे उस समय, हमारे सारे लेटर्स को जोड़ते थे, सॉरी हमारे सारे लेटर्स को गिनते थे, कितना है हमारा 1, 2, 3, हमारे पास कितना टोटल लेटर है 3 लेटर है। तो उसको अरेंज करके कितने लेटर हम कितने वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते थे, सिंपल फैक्टोरियल 3 कर देते थे। क्या कर देते थे, फैक्टोरियल 3 कर देते थे,
ठीक है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी यही करना है कि आपको यहाँ पे n सोल्जर्स दिया जा रहा है, उसको एक लाइन में अरेंज करने का तरीका क्या होगा, तो हमारा जो ns होगा यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा हमारा, जब हम n सोल्जर्स को किसी भी लाइन में कितने तरीका से अरेंज कर पाएंगे तो उसे हम फैक्टोरियल n तरीका से अरेंज कर पाएंगे। किसी भी n सोल्जर्स को एक लाइन में हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीका से अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ, फिर पहला वाला जब यहाँ था तो दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, पहला वाला जो होगा हमारा वो तीसरा नंबर पे होगा या फिर 8वें नंबर पे होगा, यानी इस तरीके से क्या करेंगे हम अरेंज करेंगे। तो हमारा ns का वैल्यू क्या आता है, फैक्टोरियल n आ जाता है। एनी का वैल्यू क्या होगा, तो एनी में कहा जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 पर्टिकुलर सोल्जर्स आर टुगेदर, यानी जब हम अरेंज करेंगे तो 2 पर्टिकुलर सोल्जर्स क्या होंगे, हमारे एक साथ हमेशा होंगे, क्या होंगे, हमारे एक साथ हमेशा होंगे। ठीक है। तो देखिएगा हमने आपको सिखाया था कि जब भी आपको कुछ दे दिया जाता है कि हाँ हमारे अरेंजमेंट में ऐसा होना चाहिए कि हमारे कुछ पार्टिकुलर आदमी या फिर कुछ पार्टिकुलर लेटर या फिर कुछ पार्टिकुलर वॉवेल जो होंगे, यानी किसी वर्ड के, हमने जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था कि लेटर्स को आपको वर्ड्स को अरेंज करने के लिए दे दिया जाता था कि इस वर्ड से कितना लेटर फॉर्म होगा और इस प्रकार से अरेंज करना है ताकि हमारे सारे वॉवेल एक साथ होने चाहिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। तो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि आपसे कहा जा रहा है कि हम सोल्जर्स को अरेंज करते हैं तो इस प्रकार से अरेंज करना है कि तो 2 पार्टिकुलर सोल्जर्स क्या हो, हमारे हमेशा एक साथ हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो हमारा n क्या करेंगे, n लिखेंगे और हमारा जो सोल्जर्स होगा, हमारा जो क्या होगा आपका सोल्जर्स होगा, यानी अगर 2 सोल्जर्स को क्या करते हैं, इन n सोल्जर्स में से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास कितना सोल्जर्स बच गया, तो n-2 सोल्जर्स हमारे पास क्या हो गया, आपका रिमेनिंग आपका बच गया है। ठीक है, और ये सोल्जर्स क्या हो गया, हमारा बाहर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आउट, कम्स आउट, हम इसको क्या किए, कम्स आउट, हमने इसको बाहर निकाल दिया। और अब क्या करेंगे कि इन दोनों सोल्जर्स को क्या करेंगे, एक बंच बना लेंगे, इन दोनों सोल्जर्स का क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे और इन बॉक्स को और इन आपके पास रिमेनिंग नंबर को क्या करेंगे, हम उसको अरेंज करेंगे। तो ये बॉक्स और ये हमारा रिमेनिंग जो हमारा बच गया वो कितना हो जाएगा, तो n-2 और ये हमारा बॉक्स क्या है, एक ही बॉक्स है तो n-2 + 1, तो n-2 + 1 ये कितना होगा, n-1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब आपका टोटल नंबर हमारे पास हो चुका है और हम क्या करेंगे, इस n-1 को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इस n-1 को अरेंज करेंगे तो इस n-1 सिपाही को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, n-1 होगा। फिर से सुनिए, हम क्या करेंगे, 2 पार्टिकुलर को हमें एक साथ रखना है तो उन दोनों को क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे और उस एक बॉक्स बनाकर जब अरेंजमेंट करेंगे तो उस बॉक्स के साथ अरेंजमेंट करेंगे, जहां जाएगा तो वो बॉक्स एक साथ जाएगा, जब वो बॉक्स एक साथ जाएगा तो वो दोनों सोल्जर्स एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा अब इसमें से n-2 पहले बच गया और ये क्या हमारा एक बॉक्स है तो n-2 + 1 हो गया, तो हमारा जो सोल्जर्स हो गया वो क्या हो गया, आपका n-1 सोल्जर्स हो गया। तो इस n-1 सोल्जर्स को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम इन दोनों बॉक्स को, जैसे मान लेते हैं हमने 2 सोल्जर्स को, इसमें से 2 सोल्जर्स को यहाँ बैठाया और इस दोनों वाले बॉक्स को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने आगे अदर सोल्जर्स को दिया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों सोल्जर्स में से पहला वाला सोल्जर्स यहाँ हो और दूसरा वाला सोल्जर्स यहाँ हो। ठीक है, नेक्स्ट अरेंजमेंट में ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरा वाला सोल्जर्स पहले हो और क्या हो, पहला वाला सोल्जर्स बाद में हो। ठीक है, तो ये भी हमारा तरीका हो सकता है। यानी कहने का मतलब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम उन दोनों सोल्जर्स को भी क्या कर सकते हैं, आपस में अरेंज कर सकते हैं। इस कारण से इसको फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो p का वैल्यू हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका n अपॉन क्या हो जाएगा, आपका ns हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना है, n-1 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये कथा को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन n बाहर आ जाएगा और n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये n- फैक्टोरियल से n- फैक्टोरियल कट गया, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, अपॉन क्या होगा, नीचे n होगा। तो 2 अपॉन n इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।